नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। वाशिंगटन डीसी। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इससे पहले कि मैं तमाम फॉर इंस्टेंस ये कि प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड व्लॉगर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब इमरान रियाज खान साहब को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पे बहुत इसका चर्चा है, एक छोटी सी फुटेज भी इस हवाले से चल रही है जहां एक स्ट्रीट के ऊपर वीगोस और डाले जो हैं वो जाते हुए चंद सेकंड की वीडियो है। कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद की ये फुटेज है और प्रोमिनेंट कमेंटेटर जनाब साबिर शाकिर साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और भी बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के किसी बड़े अखबार ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में कई दफ़ा डेवलपमेंट्स रिपोर्ट नहीं होती। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस तरह से बहुत सी और भी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही मजहबी नौयत का रद्द अमल और रिएक्शन डेवलप कर रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर डिटेल डिसीजन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रोस्क्राइब लिटरेचर के हवाले से एक शख्स जो कि गिरफ्तार था और 1 साल से गिरफ्तार था, उसे सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हेड कर रहे थे, उसकी रिहाई का उन्होंने हुक्म दिया। उस हवाले से उन्होंने एक डिसीजन लिखा। जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ वो डिसीजन वो इतना कोई खतरनाक लगता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन और रद्द अमल जो है वो डेवलप कर रहा है उसे बहुत सिग्निफिकेंट समझा जाता है। और अब जो दिन शुरू हो रहा है फ्राइडे का, उसमें बताया जाता है कि इस हवाले से बहुत से मुजाहरे होंगे, अवामी गैज़ो गज़ब और रिएक्शन आएगा, जिसका टारगेट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब जो हैं हो सकते हैं। बहुत से कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि सूरत हाल को बहुत नाजुक है, इसको बहुत एहतियात से डील करने की ज़रूरत है, हुकूमत ने इसे मिसमैनेज कर दिया है। तो ये जो मैं कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूँ और भी बहुत सी डेवलपमेंट मेरे सामने है। इंसाफ पार्टी इलेक्शन दोबारा तहरीक इंसाफ 3 मार्च को अपना करवा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी जो है जनाब लियाकत चट्टा साहब, अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के सामने जाके उन्होंने एक अपना माफ़ी का बयाननामा रिकॉर्ड किया है। उनकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसकी कॉपी भी मैंने देखी है, जो व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रही है। अखबारों में जो कुछ छपा है वो मोरलेस वही है जो उनकी स्टेटमेंट में है। तो ये चंद नए स्टेटमेंट्स का आपको जो डेवलपमेंट्स हैं उसका मैंने आपको एक आउटलाइन या अहाता तो दे दिया मैंने, लेकिन इससे पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को या पैराडाइम को, एक सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। और वो ब्रॉडर पैराडाइम ये है कि जब किसी भी रियासत के ऊपर, जैसे नॉर्थ कोरिया है या कोई कम्युनिस्ट स्टेट होती है, पाकिस्तान जैसी स्टेट वैसे इस वक्त दुनिया में कम है, लेकिन जब एक रियासती ढांचा जो है उसको एक इंटेलिजेंस एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको चलाती हों, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं या ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिनके मकासद, अगराज़ व मकासद जो है पहले 24 घंटे में या 48 घंटे में, इवन 72 घंटे में ठीक तरह से क्लियर नहीं होते। कई दफ़ा होता है कि कई हफ्ते या महीने गुजर जाने के बाद आप कहते हैं आह अच्छा, वो जो सुगत किया था उसका ये मकसद था। तो क्योंकि बहुत सी ऐसी इवेंट्स ग्राउंड पे किए जाते हैं जिनके मकासद कुछ और होते हैं, देखने में कुछ और जो है वो लग रहा होता है और मकसद जो है उनका उसमें से कुछ और निकालना होता है। इस वक्त ये जो रियासती ढांचा है, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हुकूमत के जितने इदारे हैं, खा उसमें पीटीए हो, उसके अपने एक्शन देख लें कि उसने ट्विटर को बंद करके रखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को देख लें, पीटीवी को देख लें, वजारत खारजा को देख लें, फिर और जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चूंकि ये सब एक मंसूबे के अंदर काम कर रहे हैं और ये मंसूबा कोई पाकिस्तान के लोगों की या रियासत की खिदमत करना नहीं है, बल्कि उन मखसूस अनासर के जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनको सर्व करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इनका चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो एक जाली किस्म के इंतखाबात करवाए गए, इंतखाब में तो खैर चले हो ही गए, लेकिन उसको जिस तरह से उस इंतखाबात को और लोगों के मैंडेट को चोरी किया गया, उसको डाका डाला गया उसके ऊपर, और किस तरह से फॉर्म 45 जो हैं उसको उनको काउंट नहीं किया गया, ये जो सारी डेवलपमेंट है, इस वक्त सबसे बड़ा जो बयानिया है पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 12 दिन से, 13 दिन से, बल्कि आप कह सकते हैं कि 14 दिन से, 2 हफ्ते से जो बयानिया चल रहा है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिससे पाकिस्तान के अखबारात भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इसी बयानिए को कर्ब करने के लिए जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी दुनिया की इन्फ्लुएंशियल साइट है ट्विटर, उसको बंद किया गया है। तो यहाँ पर और दुनिया भर में भी यही सारा का सारा जो है एक नैरेटिव है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में इलेक्शन को चोरी कर लिया गया है और इस सूरत हाल को ठीक करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा जो इनका चैलेंज है पाकिस्तान के रियासती इदारों का, वो ये है कि इस बयानिए को और नैरेटिव को डिस्प्लेस किया जाए, इसे कंट्रोल किया जाए, इसी किसी तरह से मैनेज किया जाए ताकि सूरत हाल को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इजलास हो सकें, उनके ऊपर फोकस हो,
हुकूमतें बन सकें, फिर हुकूमत बन जाए तो हम IMF के प्रोग्राम की तरफ चलें और चीज़ें हंकी डोरी हो जाएं और लोगों की तमाम प्रोटेस्ट और इलेक्शन के हवाले से सारा का सारा बयानिया जो है वो पीछे रह जाए। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है और इस स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी भी किस्म के इवेंट्स और डेवलपमेंट्स पैदा की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग दी रिएक्शन। ये मेरा एनालिसिस है, इसे आप एग्री करें या ना करें, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड जो इस वक्त एक रिएक्शन और रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर टारगेट करके खड़ा किया जा रहा है। ये हो सकता है कि बिल्कुल कुदरती हो, ये हो सकता है कि इसमें बहुत से लोग अपनी नादानी मासूमियत की वजह से, अपने नेचुरल गुस्से की वजह से, बिल्कुल जज्बाती कैफियत की वजह से इसका हिस्सा बन रहे हों। जब भी कहीं पर कोई साजिश की जाती है, कोई इवेंट क्रिएट की जाता है, तो 99% लोग जो हैं उनको तो नहीं पता होता कि क्रिएट करने वालों के अगराज़ व मकासद क्या है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक डिसीजन है, मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि एक प्रोस्क्राइब लिटरेचर बांटने वाले एक शख्स को सज़ा हुई, 1 साल की सज़ा, उसको जेल में था 1 साल से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा, उसमें खुद चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे, कि अगर इसको मान भी लिया जाए सही तो ये 6 महीने की सज़ा बनती थी, इसलिए इसको रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर आप उसके सिर्फ डिसीजन के ऊपर चले जाएं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिखने में बेएहतियाती की हो, उनको कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे, लैंग्वेज कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन कोई इतनी बड़ी चीज़ हुई नहीं है जितना बड़ा रिएक्शन और रद्द अमल जो है उसके ऊपर बिल्डअप किया जा रहा है। एक साहब मुझे कहने लगे, एक दोस्त थे, भाई खा है, कहने लगे आप इस इशू के ऊपर बात ही ना करें, आपने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया, ये बड़ा खतरनाक है, ट्वीट भी ना करें। तो लेकिन मैं उसको देख ही और तरह से रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त इन रियासती इदारों का और एजेंसीज का जो सबसे बड़ा चैलेंज था और है, वो ये है कि आपने इलेक्शन 2024 के बयानिए को किस तरह से आपने मैनेज करना है। उसके दरम्यान में बहुत से इवेंट्स ये क्रिएट कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, मेरा शक है, मेरा एनालिसिस ये है, जिसके जरिए उस प्रिंसिपल नैरेटिव को डिस्प्लेस करना, उसे सप्रेस करना, उसको आगे पीछे कर देना जो है वो इनका मकसद हो सकता है। फॉर इंस्टेंस चंद हमें इसी चीज़ के ऊपर ले लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर को 6ठे दिन से बंद किया हुआ है, बावजूद इसके कि एक से ज़्यादा दफ़ा सिंध हाई कोर्ट कह चुकी है कि इसको खोलें, और सिंध हाई कोर्ट के सामने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बुलाया गया, पहले PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को वहाँ बुलाया गया, वहाँ पर बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने अपने वकील जो है वहाँ पे खड़े किए हुए थे। अच्छा, अब वहाँ पे पहले इसे कहते हैं PTA ने कहा जी हमें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसने हुक्म दिया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमने तो दिया ही नहीं किसी हुक्म, आप जरा अंदाजा लगा लें कन्फ्यूजन का, कयास का। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत सी एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि हुकूमत को इस चीज़ का खौफ था, इस चीज़ का खौफ था, और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, चूँकि उनके साथ ये कनेक्ट हो गई बात कि चट्टा साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स के बाद से ट्विटर जो है बंद था। मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल वजह जो है वो एक बॉर्डर लेवल की है। बॉर्डर लेवल ये है कि ट्विटर दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल मीडियम है। इस वक्त न्यूज़ एंड ओपिनियन के हवाले से कहने को बहुत से मीडियम एग्जिस्ट करते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इन सब के ऊपर न्यूज़ आइटम कैरी होते हैं, लेकिन जो सबसे मुस्तनद, सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे ताकतवर जो प्लेटफॉर्म है दुनिया में, और क्यों है वो ताकतवर, इसलिए दुनिया के तमाम जो सीरियस ओपिनियन मेकर्स हैं, न्यूज़ मेकर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, और दुनिया के जितने की इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, CIA, जितने बड़े अखबारात हैं, बरतानिया, इसी तरह किसी भी मुल्क का दुनिया का नाम ले लें, वो कनाडा हो या बरतानिया हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, हर मुल्क का वजारत खारजा, उसके जितने भी की पब्लिक फिगर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, पार्टी हेड्स हों, चेयरमैन सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी का हो, या चेयरमैन हो फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, या सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी का हो, या हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी का हो, या उसके रैंकिंग मेंबर्स हों, वो सभी के सब जो है वो ट्विटर के ऊपर बैठे हैं, और वहाँ पर से ओपिनियंस वो शेप करने की कोशिश भी करते हैं, और वो ट्विटर से ओपिनियन लेते भी हैं। तो पाकिस्तान के इदारों ने जो ट्विटर को 6 दिन से बंद किया हुआ है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड जो इन्होंने रिगिंग की है मैसिव किस्म की, उसके हवाले से जो डिबेट हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर से उसके हवाले से जो हकायक इमर्ज कर रहे हैं, और जो ट्विटर पे प्लेस किए जाते हैं, फुटेज हो, कमेंट्स हो, उनका रास्ता रोकने के लिए ट्विटर को इन्होंने बंद किया हुआ है। ट्विटर को बंद करना जो है वो एक साइन और सिम्टम है। मेडिसिन में ये 2 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, साइंस एंड सिम्टम। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं उस प्रेशर के जिसमें ये रियासती ढांचा इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, जो अपने एक झूठ को और फॉल्सहुड को सच्चाई में बदलना चाहता है, और जो सच्चाई का रास्ता जो है वो रोकना चाहता है। तो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और अगले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स होंगी, या उसके आने वाले 48 घंटों में डेवलपमेंट्स होंगी, उन तमाम डेवलपमेंट्स को समझने के लिए ये जो लेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको
अगर अपने सामने आप इस लेंस को रखेंगे तो आप हर डेवलपमेंट को इस माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखेंगे तो आप उसको बेहतर समझ सकेंगे। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट यह है कि इनकी तमाम तर जो मजबूरी है वो ये कि इलेक्शन के बयानिए को, जो टॉक्सिक बयानिया है रिगिंग का, उस टॉक्सिक बयानिए को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए, सप्रेस किया जाए, लोग भूल जाए, दुनिया भूल जाए। और उसका सबसे इन्होंने तरीका मुझे लग रहा है कि ये निकाला है कि ऐसे नए इवेंट्स पैदा कर दो जिन नए इवेंट्स के अंदर अपना एक इमोशन हो, उनके अंदर अपना एक गैज़ो गज़ब हो, अपना एक हिजान हो, उनके ऊपर लोग रिएक्ट करें और यूं जो प्रिंसिपल नैरेटिव है इलेक्शन रिलेटेड वो दफन होता चला जाए, डिस्प्लेस होता चला जाए और नई डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है लोग रद्दअमल करने लग जाएं, उसके ऊपर लोग ट्वीट करें, उसके ऊपर लोग अपने ब्लॉग्स करें, लोग उसके ऊपर लिखें, कोई जलसा जुलूस निकले। और इसी पैराहे में और कॉन्टेक्स्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो मजहबी नौयत का रिएक्शन जो है डेवलप किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इतना नेचुरल शायद नहीं है, इस स्टेज के ऊपर ये इतना ऑर्गेनिक नहीं है। खास करके जब मैं उनमें से बाज इंतहाई विजिबल किस्म के पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को, जो सियासी मजहबी सियासी जमातों के कैरेक्टर्स हैं जो इस वक्त निज़ाम से तंग हैं, उनको लगता है कि उनकी ताकत उनसे छीन ली गई है, उनके साथ कॉपरेट नहीं किया गया, उन्हें उनकी सीटें नहीं दी गई हैं, उनका लेवरेज कम हो गया है, उनका रसूख कम हो गया है, तो वो जो है इसके अंदर प्ले करते हुए आपको नजर आते हैं। तो यकीनी तौर पर एक एनालिस्ट जो है उसके जहन में जो है ये शक जो है वो पैदा होता है। इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें यह भी आया था कि इमरान रियाज और असद तूर जो है उनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं FIA की तरफ से। वहां पर भी यह था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कोई कमेंट किए हैं। मैं ये जरूर कहूँगा कि असद तूर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और बहुत से पॉलिटिकल इशूज़ पे जो पोजीशन ली है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, जब से काजी फायज़ ईसा साहब ने बल्ले का फैसला किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि बहुत ही सॉलिड पोजीशन ली है। बहुत से लोगों को शक है कि शायद उस पोजीशन के पीछे कोई मसलहत होगी, शायद उसके पीछे भी कोई गिव एंड टेक हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जो क्लैरिटी पोजीशन है असद तूर की, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और इट्स नॉट ओनली मी जो उससे इंप्रेस है, बहुत से और लोग भी समझते हैं कि असद तूर जो है उसको मतलब उसने एक सही पोजीशन जो है ले ली है। अल्लाह करे कि सही पोजीशन पे वो खड़े रहें। अच्छा, अब ये भी है कि गुलाम हुसैन साहब और आरिफ भट्टी जो है उन्हें ऑफ स्क्रीन कर दिया गया है। गुलाम हुसैन साहब से तो शायद मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने उस वक्त भी बताया था मुझे 2 दिन पहले कि उनको ऑफ स्क्रीन जो है वो कर दिया गया है। चंद जुमले मैं कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से ज़रूर कह दूं। कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट का इंग्लिश वर्जन, जिस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑफिशियल उसकी कॉपी मैंने देखी है। पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात ने उसे रिप्रोड्यूस भी किया है और मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि जो कुछ स्टेटमेंट में लिखा है वही डॉन और ट्रिब्यून ने मेरा ख्याल है उसको उसी तरह से बिल्कुल प्रोड्यूस किया है। उसमें किसी किस्म की कोई मुबालगा आ रही नहीं है। अब कमिश्नर साहब की जो स्टेटमेंट है ये कहाँ पैदा हुई है? कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन के उस इंक्वायरी कमेटी के सामने, जो इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर साहब ही की प्रेस टॉक के बाद कायम किया था फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। ये एक टोपी ड्रामा था। फैक्ट्स तो जो कमिश्नर साहब ने बोले वो बिल्कुल ठीक थे। कमिश्नर साहब वो फैक्ट्स ना भी बोलते तो सारे दुनिया जहान को पता ही था कि फॉर्म 45 तो सारे लोगों के हाथ में, और पिंडी की जो 13 सीटें हैं वहां पर 30,000 से लेकर 70,000 की लीड वाले लोग जो हैं उनको हरा दिया गया है, और जो लोग हारे हुए हैं जिनके पास बहुत थोड़े वोट हैं उन सबको वहां पे जिता दिया गया है। पिंडी से और PMLN के लोगों को जिता दिया गया। जब कमिश्नर साहब ने ये स्टेटमेंट दी, अपनी प्रेस टॉक उन्होंने की, प्रेस इंटरेक्शन किया, तो उसके बाद से बहुत सी स्पेकुलेशन हुई कि कमिश्नर साहब का क्या वाकई ज़मीर जाग गया है, जिस तरह से वो क्लेम करते हैं। ये हमजा शहबाज के कहने पे उन्होंने किया है, ये जनरल फैज के कहने पे उन्होंने किया है, या ये कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही की कोई खेल है जिसमें उनसे कोई मकसद जो है पूरा करने की कोशिश की जा रही है। शायद इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे PMLN को डराने की कोशिश कर रही है। तो ये स्पेकुलेशन जो है वो खासी रही। लेकिन जिस तरह से कमिश्नर साहब गुम हो गए, जिस तरह से उनके घर के ऊपर रेड हुए, और जिस तरह से अब उनकी ये स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट को अगर आप देखते हैं तो मुझे कम से कम ये समझ आती है कि उनसे जो कुछ भी हुआ वो शायद रियासती इदारों ने कम से कम नहीं किया था। क्योंकि और जो स्टेटमेंट आई है उस स्टेटमेंट से कोई PTI को नुकसान इसलिए नहीं होता कि इस किस्म की तो बेतहाशा इल्ज़ामात और केसेस जो हैं PTI के ऊपर 100 से ज़्यादा, पहले ही इमरान खान के ऊपर 150 केसेस हैं, PTI के ऊपर भी सैकड़ों किस्म के केसेस हैं। तो PTI के ऊपर तो कोई उसकी सेहत पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कमिश्नर साहब ने अपनी जो स्टेटमेंट थी उसी की स्टेटमेंट को नेगेट के नलीफाई जो है यहाँ पे किया गया, और जो कोई भी असर था कमिश्नर साहब पे, खा उनका अपना ज़मीर जाग गया था या ये है कि उनके ऊपर वाकई किसी दोस्त अहबाब का प्रेशर था या किसी ने उनको मजबूर किया, वही चीज़ यहाँ पर ज़्यादा रेलेवेंट लग रही है रादर देन एनी अदर थिंग। लेकिन अब इसमें जिस तरह से कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट आई है, इसके बाद इसके ऊपर मजीद मेरा ख्याल है कोई कमेंट किसी भी अजीज शख्स को मजीद इस पर कमेंट करने की ज़रूरत जो है वो नहीं रहती। एक डेवलपमेंट वो है जहाँ देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि वो अब अपनी नए सिरे से अपना एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करेंगे, और 3 मार्च को वो इलेक्शन जो है होगा।
उस हवाले से बैरिस्टर अली जफर को अब चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट किया गया। अब बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन के, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर अली खान जो है उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है कि ये फैसले जो हैं ये इमरान खान साहब ने किए हैं, और उसमें सेक्रेटरी जनरल जो है उमर अयूब हैं। ये जहन में रही है कि उमर अयूब जो हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर रखा है नेशनल असेंबली के अंदर। अब इसमें जो सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को में जैसा इलेक्शन करवाए थे पहले, कोई ज़ाहिर परफेक्ट नहीं थे उनके इलेक्शन इंट्रा पार्टी के, लेकिन किसी भी सियासी जमात के इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो परफेक्ट नहीं थे। सारों के इसी किस्म के बदहवासी के आधे पचद्दे किस्म के इलेक्शन थे। जैसा कि पीर ऑफ पगाड़ा जो हैं उन्होंने जब जाम शोरों में M9 के ऊपर हैदराबाद के करीब उन्होंने अपनी एक तकरीर की, एक पब्लिक रैली उन्होंने की, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जिस तरह के इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने कराए थे, हम सब ने, बाकी सारी जमातों ने भी ऐसे ही इलेक्शन करवाए। और तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को खास इलेक्शन कमीशन ने अगर एक अंडर स्क्रूटनी रखा तो उसका मकसद हरगिज़ इलेक्शन से रिलेटेड नहीं था। उसका ताल्लुक तो ये था कि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात थे वहाँ तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करना था, चूँकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तमाम हिकमत अमली ये थी कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ, डीमोरलाइज हो जाएँ, अपने कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई ना कर सकें, और फिर जमात जब असम्बली में आ भी जाए, जितने भी उसके लोग जीतेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी उनको वैसे हासिल नहीं हुई, सब्सिक्वेंटली उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, लेकिन खैर उनका ये था कि जोक दर जोक उनको PMLN में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में या PPP में डाल दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि बिलावल जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बहुत से लीडरान हैं वो तो मसलसल ये कहते रहे थे कि इंडिपेंडेंट्स जो है हमारे पास आ जाएंगे, वो उस तरह से हो नहीं सका जिस तरह से ख्याल था। लेकिन तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को कलअदम करार दिया था, गलत करार दिया था, उसकी कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंटिव हकीकत नहीं थी। वो एक पॉलिटिकल प्लॉय था, वो एक सियासी ट्रिक थी जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ खेली गई, और उसके पीछे ज़ाहिर एक मंसूबा था जिसके बारे में बाज़ लोग अब ये क्लेम करते हैं कि 6 महीने पहले ये मंसूबा जो है वो बन चुका था। अब सितम ज़रीफ़ी क्या है? सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक फ्लॉड एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल ऑर्डर के अंदर एक एंटिटी को नोइंग फुली वेल कि उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके साथ एक ड्रामा किया गया है, उनको उस ड्रामे के अंदर अपने आप को सही साबित करने के लिए दोबारा अपने इलेक्शन जो हैं वो करवाने पड़ रहे हैं, एज इफ इस एक्ट से वो ये भी साबित करते हैं कि उनके जो पिछले इलेक्शन थे वो ठीक नहीं हुए। मैंने माना इन दी आउटसाइड, मैंने कहा कि उनके इलेक्शन उतने ही अच्छे थे, उतने ही बुरे थे जितने PMLN के थे, PPP के थे, किसी और सियासी जमात के थे, मौलाना फजल रहमान की जमात के थे, किसी और के थे। ये क्राइटेरियन और यार्डस्टिक कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। लेकिन तहरीक इंसाफ को बार बार इलेक्शन करवाने से तासुर ऐसे लगता है जैसे तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन करवाए वही ठीक नहीं थे और बाकी सियासी जमातों के इलेक्शन जो हैं वो ठीक थे। ये एक सितम ज़रीफ़ी है जिसे मैं कम अज़ कम आपके सामने रिकॉर्ड पे लाना चाहता था एज पार्ट ऑफ माई ओपिनियन एंड एनालिसिस ऑन दैट इशू। लेकिन इसमें अब इसकी डिटेल्स क्या है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही एक डिटेल्ड किस्म का स्केड्यूल इशू कर दिया है जिसमें 25 तारीख तक तमाम लोग अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें बैरिस्टर अली जफर को नॉमिनेट किया गया है एज चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल के लिए नॉमिनेट किया गया है जैसे मैंने कहा उमर अयूब खान साहब को, और उसके बाद ज़ाहिर बाकी कैंडिडेट्स होंगे। और 26 तारीख तक उनके खिलाफ जो भी अपील करना चाहे, ऑब्जेक्शन लाना चाहे वो ला सकता है। और फिर 29 फरवरी, चूँकि ये लीप ईयर है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो इस साल 28 फरवरी पे महीना ख़त्म नहीं हो रहा, 29 फरवरी आखिरी तारीख रखी गई है, आखिरी दिन है फरवरी का, जहाँ पर तमाम लिस्ट को फाइनलाइज कर दिया जाएगा और 3 मार्च को इलेक्शन है। इलेक्शन का भी बहुत ही एलॉबरेट लोकेशन पे भी आपको पता है बहुत खप पड़ी थी कि पेशावर में क्यों करवा लिया, चमकानी खान वगैरह में क्यों कराया ग्राउंड में जाके। तो इस दफ़ा 5 लोकेशंस को क्लियरली उनके ऑफिस एड्रेस दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद में G8 है, पेशावर में एक एड्रेस है, इसी तरह से कोयटा में एड्रेस है, लाहौर में एड्रेस है और कराची में एड्रेस है। अब जहन में इस चीज़ को रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि तहरीक, बल्कि इसको ऐन तवक्को करें कि 3 मार्च के दरमियान अभी जो 10-11 दिन है, इनके दरमियान में तहरीक इंसाफ के इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नाकाम बनाने के लिए, इसमें रखना अंदाजी करने के लिए, इसको कंट्रोवर्शियल करने के लिए, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए, तहरीक इंसाफ को रिडिक्यूल करने के लिए, इन इलेक्शंस को फेल करने के लिए पाकिस्तान के जो इदारे और एजेंसीज हैं वो बेतहाशा एफर्ट करेंगे। पाकिस्तान के अखबारात में बहुत सी स्टोरीज छपेंगी, बहुत से लोगों के क्लेम्स आ जाएंगे, बहुत सी हो सकता है कोई अदालती पिटिशन आ जाएं, बहुत से अजीबो गरीब लोग जो हैं इसमें खड़े हो जाएंगे, हो सकता है कोई बलवा करवा दिया जाए, कोई दंगा फसाद करवा दिया जाए। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि तहरीक इंसाफ 3 मार्च को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्मूथली करा सकेगी, चूँकि अगर उनके इलेक्शन स्मूथली हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो उसकी तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट्स अपेरेंटली पूरी कर लेते हैं
तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को उनका बल्ले का निशान देना पड़ेगा। जब उनको उनका अपना बल्ले का निशान मिल जाएगा, इस वक्त तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब की, उसके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया और अपेरेंटली 87 या 90 मेंबरान जो हैं उनके एफिडेविट वहाँ पे जमा हो भी चुके हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को उसका बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर एक सिंगल जमात इमरान खान की बड़े मजबूत तरीके से नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज में आ सकती है और किसी वक्त भी पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो बदल सकते हैं। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगले 10 दिनों में आप इस हवाले से बहुत सी तोड़फोड़ देखेंगे, बहुत सी साजिश देखेंगे, बहुत सी रखना अंदाजी देखेंगे और उसमें पहले से तैयार हो जाएं कि मीडिया के बहुत से लोग भी उसमें अपना एक रोल जो है वो प्ले कर रहे होंगे। एक साहब का मैंने देखा, अंग्रेजी का वीलॉग जो है, बड़े रिस्पेक्टेबल वो आदमी है, लेकिन उन्होंने उनका पूरा जो वीलॉग है उसका बुनियादी मकसद है वो ये साबित करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की रिगिंग का जो इल्ज़ाम लगाया ये बड़ा एग्जैजरेटेड है, मुबालगे पे है, क्योंकि ये भी आजकल सिस्टम की बहुत बड़ी कोशिश है। जैसे आपको पता है कि जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 125 सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं, इमरान खान को चाहिए, नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि तहरीक इंसाफ को उनकी 125 सीटें दे दें। तो जब वो चीज़ हुई थी अब से 2-2.5 दिन पहले, तो मैंने ये कहा था कि ये थॉट इंसर्शन की जा रही है, आइडिया इंसर्शन की जा रही है। और उसके बाद फिर हामिद मीर साहब ने ये लिखा, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई जावेद चौधरी साहब को तहरीक इंसाफ के हमलों के लिए, ये रिएक्शन के लिए उस पर तैयार हो जाना चाहिए। तो अब ये अंग्रेजी का छोटा सा वीलॉग है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि 2018 के जो इंतखाबात थे उस पर इतनी पिटिशंस आई थी, इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आई थी, अब इस पर इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आई हैं। वहाँ पर जो ट्रिक प्ले की जा रही है वो ये है कि अदालती जो पिटिशंस हैं जो कि कम आई हैं, बहुत कम आई हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो बहुत से मेंबरान थे और तहरीक इंसाफ के जो की वकला थे उनके दरमियान एक डिसएग्रीमेंट था कि हमें पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए, ये सीधा ही हमें हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए। कुछ लोग जैसे सलमान अकरम राजा और बहुत से लोग हैं अब वो सीधा हाई कोर्ट्स में चले गए। बाय द वे सलमान अकरम राजा साहब का जो मैंने अभी देखा है कि ओन चौधरी साहब का जो नोटिफिकेशन पहले सस्पेंड हुआ था, विड्रॉ कर लिया गया था, उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है और एक बार फिर सलमान अकरम राजा जो हैं उन्हें नाकाम जो है वो करार दे दिया गया। अब सलमान अकरम राजा इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आई एम श्योर कि वो दोबारा हाई कोर्ट्स में जाएंगे, इस केस को बिल्डअप करेंगे, छोड़ेंगे वो तो नहीं, अल्टीमेटली ये सीट उन्हीं की है और उनको मिलनी चाहिए। तो बहरहाल ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग 150 जो हैं उन्होंने पिटिशंस डाली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन बहुत बड़ा वकला का जो सेक्शन था वो ये समझता था कि उन्हें पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एवेन्यूज हैं उन्हें एग्जॉस्ट करना चाहिए, वहाँ पे जो ऑप्शन है जो कि कानूनी तरीका है। और उसकी मेरा ख्याल तैमूर मलिक साहब ने एक ट्वीट के जरिए और एक टीवी प्रोग्राम में उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी भी है कि 500 से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं या पिटिशंस हैं वो इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, ये ट्रिब्यूनल्स में फाइल की गई हैं। लेकिन तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये जो इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा लीगल कार्रवाई जो है तहरीक इंसाफ ने नहीं की है। मैंने सोचा कि इसको भी क्लैरिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं इसको एक चीज़ कह के मैं इसको बात को ख़त्म करता हूँ। मैं बहुत लोगों ने, तकरीबन 2 लाख लोग उस डिस्कशन को देख चुके हैं जो मैंने ब्रॉडकास्ट की, मैंने उसको अपलोड किया था बिटवीन माई सेल्फ, जो हमें नया एक इनिशिएटिव लिया है वजाहत सईद खान साहब, साबिर शाकर साहब और डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ मिलके, जिसको हम हर हफ्ते 1 या 2 दफ़ा रिपीट करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और शायद अगला जो है वजाहत सईद साहब के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा, उसके बाद अगला साबिर शाकर साहब के प्लेटफॉर्म से, फिर डॉक्टर शहबाज गिल के प्लेटफॉर्म से। मकसद ये था कि 4 डिफरेंट परस्पेक्टिव से के लेंस के जरिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा जाए। जो पिछली डिस्कशन हुई जिसको मैं आप तकरीबन 2 लाख लोग देख चुके हैं, उसका अगर आप एक सेंट्रल टेक होम मैसेज है वो ये है कि एक तरफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म है। अब कुछ लोग आइडियलिस्ट तरीके से देखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, समझते हैं कि आइडियलिज्म के जरिए हल निकलेगा, कुछ लोग समझते हैं कि प्रैग्मेटिक अप्रोच के जरिए हल निकलेगा। ये एक ऐसी डिबेट है जो ऑन गोइंग है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अपील की है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और मुख्तलिफ नेशनल असम्बली के इजलास को अदालतें रोकें जब तक कि फॉर्म 45 का मसला जो है उसकी स्क्रूटिनी हो जाती, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। ये एक लीगलिस्टिक प्रिंसिपल पोजीशन है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर पीटीआई पंजाब ने होशो हवास में मियां असलम इकबाल साहब समेत ये फैसला किया कि इजलास जो बुलाया जा रहा है एक आध दिन में ग़ालिबन कल ही, उस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब जाएगी और जिन मेंबरान की सीटें छीनी गई हैं वो असेंबली के बाहर मुजाहरा करेंगे, जिनके पास सीटें हैं वो अंदर जाएंगे और वहां पे अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। 2 डिफरेंट अप्रोचेस। एक ही पार्टी है, एक तरफ प्रिंसिपल पोजीशन है, लीगलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, दूसरी तरफ एक प्रैग्मेटिक पोजीशन है। तो ये प्रैग्मेटिज्म में और आइडियलिज्म के अंदर
प्रिंसिपल में और प्रैग्मेटिज्म के अंदर जो है ये आपको क्लैश हमेशा मिलता रहेगा और हम इस डिस्कशन को भी जारी रखेंगे। अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।